गुड मॉर्निंग बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग आज व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यष्टि एक व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक इकाई से संबंधित होते हैं। समष्टिगत में समग्र का हम अध्ययन करते हैं और ये दोनों में ही यही मूलभूत अंतर है कि व्यक्तिगत इकाइयाँ जैसे व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत प्राइस, ये अगर हम इस आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और इसको हम प्रायः प्राइस थ्योरी भी कहकर पुकार लेते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें हम किसी भी इकनॉमी में कितनी रोज़गार है, कितना जनरल प्राइस लेवल है, कितना कुल विनियोग है, कितना कुल कंजम्पशन है, कितना कुल बचते हैं, कितनी राष्ट्रीय आय है, ये सब अगर हम समझते अध्ययन करते हैं तो हमें उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र और यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये अंतर होता है। और ये वेरिएबल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, इन्हीं को वेरिएबल्स भी कहते हैं, जो कि बदलती हुई परिवर्तनशील राशियाँ होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको उल्लेख किया था कि व्यक्तिगत किसी वस्तु की कीमत है तो परिवर्तनशील है, या मैं फ़र्म की बात कर रही हूँ, उद्योग की बात कर रही हूँ, ये कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, या किसी पर्टिकुलर प्राइस की या व्यक्तिगत सेविंग्स की, तो ये परिवर्तनशील हैं। या किसी एक वस्तु की मांग है, पूर्ति है, तो ये परिवर्तनशील हैं। तो ये वेरिएबल्स हो गए। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग जो बात कर रहे थे सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की, ये सब व्यक्तिगत नहीं है, ये समग्र दृष्टिकोण से हैं और ये वेरिएबल्स जो हैं वो समष्टिगत वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की संक्षिप्त में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको बताती हूँ। जैसे आप आर्थिक विचारों के जो इतिहास का जो अगर हम अवलोकन करते हैं तो आर्थिक समस्याओं के बारे में एक जिक्र आता है कि आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में जो वणिकवादी थे और जो फिजियोक्रेट्स थे, दो प्रकार के जो विचार हुए हैं, तो उन्होंने इस बारे में बहुत अध्ययन करा था और उन्हीं लोगों ने धीरे धीरे आर्थिक विचार को नहीं, इकोनॉमिक्स को एक मतलब एक सिद्धांतों के साथ साथ, विचारों के साथ साथ एक विषय के रूप में विकसित किया था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो सच्चे जन्मदाता हैं वो तो एडम स्मिथ कहलाते हैं, जिन्होंने स्वहित की बात करके और यह बताया था कि व्यक्तिगत हित भी होने चाहिए। और उनके जो एडम स्मिथ के जो प्रमुख समर्थक थे, वॉकर, जेबी से, रिकार्डो, मिल, ऐसे अर्थशास्त्री के नाम हैं। और ये एक तरीके से प्रतिष्ठित संप्रदाय कहलाता है। और फिर नव प्रतिष्ठित संप्रदाय भी हुआ, जिसमें मार्शल, जो कि जिन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर स्टडी करी, जो उनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो हम अभी पढ़ेंगे। और ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस के रूप में डेवलप हुई, क्योंकि इसमें ये आप देखिए कि जो भी सिद्धांत इसमें जिक्र किए जाते हैं, वो सिद्धांत जो है वो देश काल परिस्थिति में वो हर जगह पर वह बिल्कुल उनका जो प्रभाव है वो सेम रहता है। तब हम कहते हैं कि ये विज्ञान है। माल्थस, सिस्मंडी और मार्क्स, ये जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की स्वहित पर आधारित जितनी भी जो ये संतुलन की जो स्वसंतुलनीय यानी सेल्फ एडजस्टिंग अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ही असहमति प्रकट करते हुए नए विचारों की मांग करते थे। और माल्थस ने जनसंख्या और अति उत्पादन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मार्क्स और सिस्मंडी ने भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर विचार को प्रधानता दी थी। तो मैं इन अर्थशास्त्रियों का आपके सामने इसलिए जिक्र ज़्यादा नहीं करना चाहती क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमारा कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि हम ये जानें कि किस तरह से एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं। तो अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यष्टि। एक्चुअली हम सीधा फोकस इस पे व्यष्टि पर करते हैं, क्योंकि व्यष्टि हमारा जो पेपर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमारा क्वेश्चन भी इसी संबंध में ज़्यादा आएगा। अंतर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है। व्यष्टि जो है वह इकाई का अध्ययन करता है, एक इकाई का, व्यक्तिगत इकाइयों का, और समष्टि जो है समग्र रूप में अध्ययन करता है।
अंग्रेज़ी में माइक्रो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो सूक्ष्म यानी छोटा भाग या अंश है। इस दृष्टि से व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के छोटे छोटे अंशों या भागों का छोटे रूप में अध्ययन होता है, न कि अर्थव्यवस्था का समूचे रूप में। तो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण का वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की वैयक्तिक इकाइयों यानी इंडिविजुअल यूनिट्स के उद्देश्यों तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कंज्यूमर का बिहेवियर अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत इकाई इसी तरह प्रोड्यूसर का के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर एक व्यक्तिगत वेजेस कैसे निर्धारित होती हैं, व्यक्तिगत रेंट कैसे निर्धारित होता है, व्यक्तिगत प्रॉफिट कैसे निर्धारित होता है, इन संबंधों में भी बात की जाती है। तो व्यक्तिगत इकाई के अंतर्गत आने वाली क्या क्या चीज़ें होंगी, कोई एक व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु आदि, और व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत विनियोग आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस प्रकार व्यक्तियों या व्यक्तियों के निश्चित समूहों का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्ति का क्रय कैसे करेगा, फर्म की वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होगा, विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में अंतर क्यों आता है, इस प्रकार की समस्याएं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्ति कीमतों, आयों, मजदूरियों एवं व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। एक्ले एक अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादों और फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए साधनों के आवंटन का अध्ययन है। और यह आय वितरण की समस्याओं का अध्ययन करता है। यह विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। इसके व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार के जो रूप हैं वो, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 रूप हैं, व्यष्टि आर्थिक स्थैतिकी, व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थैतिकी, व्यष्टि आर्थिक प्रवैगिकी। इस संबंध में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें 3 मतलब बहुत मुख्य रूप से जो 3 वेरिएबल्स आएंगे वो आएंगे डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, राइट। और बिहेवियर हम किसका व्यवहार किसका अध्ययन करेंगे, हम कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, राइट। और जो मैंने अभी डिमांड, सप्लाई, प्राइस की बात करी, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आएगा। डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस में हम ये देख सकते हैं कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, तो डिमांड अगर अफेक्ट हो रही है प्राइस से, तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसी प्रकार अगर मैं कहती हूँ एस इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो मैं कहूँगी कि आप देख सकते हैं इसमें डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, एस इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड डी इज़ इक्वल टू एफ पी, एस इज़ इक्वल टू एफ पी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों प्राइस से प्रभावित हो रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मांग पहले बढ़ रही है, उसके बाद कीमत का प्रभाव पड़ रहा है, मांग बढ़ने से कीमत प्रभावित हो रही है, तो उस समय में मांग डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और साथ में जो मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो स्थैतिकी, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, माइक्रो डायनामिक, ये आपको मैं अभी ये चीज़ कॉन्सेप्ट मैं अभी बताती हूँ कि एक्चुअली इसमें जब हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, तो हम एनालिसिस को 3 प्रकार से कर सकते हैं। हम एनालिसिस स्थैतिक एनालिसिस यानी कि स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं, हम कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं और डायनामिक एनालिसिस कर सकते हैं। स्टैटिक एनालिसिस में जो कॉन्सेप्ट है वो यह होता है कि जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक निश्चित तिथि पर, जैसे एक दिनांक पर, जैसे मान लीजिए 21 अप्रैल 2020 को प्याज की कीमत कितनी थी, अगर मैं इस घटना का अध्ययन कर रही हूँ, ये एनालिसिस कर रही हूँ, तो मैं स्टैटिक एनालिसिस कर रही हूँ। अगर मैं 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी कि 21 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 इन दोनों के बीच में तुलना कर रही हूँ, तो कंपैरेटिव स्टैटिक हो गया। तो यानी 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम को मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, उस संतुलन के बिंदु को देख रही हूँ जहाँ पर मांग और पूर्ति की
व्यक्तियाँ काट रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पर कीमत निर्धारित हो रही है प्याज की, और वो प्याज की कीमत कितनी हुई निर्धारित, और 21 अप्रैल को और फिर 22 अप्रैल को कितनी हुई। अब अगर मैं 21 अप्रैल से 21 अप्रैल से मैं 21 मई तक का एक महीने का अध्ययन कर रही हूँ और प्रतिदिन का रिकॉर्ड ले रही हूँ कि कितनी मांग थी, कितनी पूर्ति थी और कीमत कितनी निर्धारित हो रही थी प्याज की, इस पर्टिकुलर कंटिन्यूस अध्ययन को मैं कहती हूँ, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक एनालिसिस। और ये डायनेमिक एनालिसिस जो है वह ये भी हो सकता है कि संतुलन बिंदु पर आ जाए और ये भी हो सकता है संतुलन बिंदु पर ना आए, यानी कि संतुलन बिंदु मान लीजिए 50 रुपये से शुरू होता है, तो हो सकता है कि डायनेमिक एनालिसिस में यानी कि 21 मई 2020 को भी 50 रुपये पे कीमत आ जाए ऊपर नीचे होते होते। लेकिन ये भी हो सकता है कि 21 अप्रैल के बाद से जो कीमत है वो निरंतर बदलती ही चली जाए और वो कभी लौट करके 50 रुपये पर नहीं आए और वो ऊपर ही चढ़ती चली जाए कीमत, तो यह भी हो सकता है। तो इसलिए 2 प्रकार की स्थितियाँ डायनेमिक में उत्पन्न हो सकती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या स्कोप है, यानी कि उसके क्षेत्र क्या हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि उपभोग यानी उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोग के सिद्धांत, फिर जिसमें हम उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, फिर उत्पादन के सिद्धांत यानी कि जिसमें हम प्रोडक्शन से रिलेटेड सिद्धांत के अध्ययन करते हैं, फिर वस्तु कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस कैसे निर्धारित होता है किसी फर्म में, ये अध्ययन करते हैं, फिर फैक्टर प्राइसेस कैसे निर्धारित होते हैं, ये इसमें हम करते हैं, फिर आर्थिक कल्याण का हम सिद्धांत करते हैं, व्यक्तिगत कल्याण कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये स्कोप है। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका कंज्यूमर बिहेवियर को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स लेंगे, नेक्स्ट थ्योरीज़ लेंगे, जो कि मार्शल की एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत पढ़ेंगे, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।